खुशामदीद दोस्तों एक कहानी सुनाऊं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। एग्जैक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर एक लाइन में समराइज करना है तो इसी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स है और ये कहानी काफी जरूरी है। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन माना जाता है तारीख में। इसी रेवोल्यूशन के बाद शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की दुनिया भर में और यहाँ से ही लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। अपनी कहानी को शुरू करते हैं 17th सेंचुरी से। 1600 का जो टाइम था, दुनिया कैसी दिखती थी। उस वक्त में दुनिया भर में बादशाहत का राज था और इन सारे बादशाहों को एक दूसरे से लड़ना बहुत पसंद था, क्योंकि कौन अपना बड़ा इलाका बना सकता है, किसके पास ज्यादा पावर है। इसी वजह से दुनिया भर में आपको काफी वार्स देखने को मिलती है। यूरोप में उस वक्त में 30 इयर्स वार चलने लग रही थी, अमेरिका में कांगो वार चल रही थी और चाइना में मिंग किंग वार चल रही थी। इंडिया में मुगल मराठा वार चल रही थी। उस जमाने में सोसाइटी में ऊंच नीच बहुत थी और सोसाइटी को मेनली 3 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता था। टॉप पर बैठे बादशाह और उनके नवाब लोग अरिस्टोक्रेसी और नोबेल्टी करके भी पुकार सकते हैं। उसके नीचे आते हैं क्लर्गी, जिन्हें आप बिशप्स कह सकते हो, पुजारी कह सकते हो या उल्मा कह सकते हो। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम थे इनके। और तीसरी स्टेज थी आम आवाम, आम किसान लोग। थर्ड स्टेज को किसान लोग इसलिए कहूँगा क्योंकि उस वक़्त में आम लोग ज़्यादातर ज़राअत के शोबे से मुंसलिक थे। हज़ारों सालों से यही चला आ रहा था। लिटरली हज़ारों सालों से लोग सिस्टम को एक्सेप्ट करते आए थे, इन्हें कोई मुश्किल नहीं थी। वो क्यों इस ऊंच नीच को टॉलरेट कर रहे थे? इसका जवाब अगर मैं एक लफ्ज़ में दूं तो इसका जवाब होगा रिलीजन। ज़्यादातर लोग उस वक़्त मानते थे कि बादशाहों को खुदा ने चुना है। बादशाह बनने के लिए उस चीज़ को कहा जाता था द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। 1600 के टाइम में एक नई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की शुरुआत हुई। यूरोप में लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। लोगों ने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या सही है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, किसने हक दिया है बादशाह को वहां पर गद्दी पर बैठने का। इस टाइम को द एज ऑफ एनलाइटमेंट करके पुकारा जाता है। जोहन लॉक ने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की थ्योरी को अपोज किया और ये कहा कि हर इंसान एक बराबर है, किसी एक इंसान को कोई हक नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान पर हुकूमत करे। और अगर यहाँ पर किसी को पावर दी जाती है गवर्न करने की, इन्हें पहले अवाम से इजाज़त लेनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का जो ओरिजिनल आइडिया था यहाँ से उभर कर आया। हुकूमत का पर्पस होना चाहिए कि वो अपने सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और अगर एक हुकूमत ऐसा नहीं कर पा रही तो यहाँ पर लोगों को हक होना चाहिए हुकूमत को ओवरथ्रो करने का। मोंटेस्क्यू, थॉमस हॉब्स और रूसो, जिन्होंने यहाँ पर सिमिलर आइडियाज को बढ़ाया। रूसो का यहाँ पर एक बहुत फेमस क्वोट है, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन, यानी कि इंसान आज़ाद पैदा होता है लेकिन जहां देखो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? हर फर्द के पास लिबर्टी होनी चाहिए, यानी कि आज़ादी होनी चाहिए कुछ भी करने की। फ्रीडम टू डू एवरीथिंग विच एंजर्स नो वन एल्स। ये सब उस वक़्त की बुनियादी आइडियालॉजीज थी जिनकी बेस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन खड़ी हुई। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली उस वक़्त में हुआ क्या था। फ्रांस में उस वक़्त में दोस्तों 3 हायरार्की एग्जिस्ट करती थी, नोबेल्टी, क्लर्गी और पेजेंट्री। जो क्लर्गी थी, बिशप्स थे, पुजारी थे, वो एक रिलीजियस टैक्स लगाते थे आम आवाम के ऊपर, जिसे टाइथ करके बुलाया जाता था। ये 1/10 होता था किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। जैसे कोई किसान अपनी फसल बना रहा है, उससे जितना भी पैसा कमा रहा है उसका 1/10 इन्हें क्लर्गी को देना पड़ता था रिलीजियस टैक्स के तौर पर। इसके अलावा नोबेल्टी ने भी अपना एक डायरेक्ट लैंड टैक्स लगाया था आम आवाम के ऊपर, इसे टाइल कहते थे। लेकिन नोबेल्टी और क्लर्गी खुद से उस वक़्त में ना होने के बराबर टैक्स पे करते थे। ज़्यादातर टैक्स आम आवाम पर लगाया जाता था, किसानों पर लगाया जाता था, जिन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। उस वक़्त की पेंटिंग्स इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती थी कि कैसे किसानों की कमर पर ये नोबेल्टी और क्लर्गी बैठकर चल रहे थे। इन टोटल फ्रांस में इस वक़्त नोबेल्टी और क्लर्गी के लोग 2% के अराउंड थे और बाकी आम आवाम फार्मर्स 98% थी। इन तीनों कैटेगरीज को उस वक़्त में बेसिकली कहा जाता था दी 3 एस्टेट्स। 1750 से 60 की अगर बात करें तो फ्रांस की इकॉनमी बहुत खराब थी। फ्रांस एक्चुअली में ब्रिटेन के साथ जंग में जाता था क्योंकि ये दोनों कॉलोनियल पावर्स थी, एक दूसरे के साथ लड़ती थी, वार्स होती थी। फिर एक ऐसी जंग हुई जिसे 7 ईयर्स जंग कहा जाता है 1756 से 1763 के दरमियान, जिसकी वजह से फ्रांस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया।
कर्ज में डूब गया था बुरे तरीके से। ऐसे वक्त में 1774 में एक नए बादशाह बनते हैं फ्रांस के किंग लुइस 16। सिर्फ 20 साल के थे जब ये बादशाह बने। उस वक्त फेमाइंस भी बड़े कॉमन होते थे, तो जो भी फसल किसान उगाते थे हुकूमत उसे बड़े क्लोजली तरीके से मॉनिटर करती थी, ये देख कर कि अगर किसी एरिया में फ्रांस के मान लो कहत आ रहा है तो दूसरे इलाके जहां पर ग्रेन्स का सरप्लस हो रहा है, जहां से अच्छा एग्रीकल्चर निकाला जा रहा है, वहां से इंपोर्ट करके इस जगह में दिया जा सकता है। तो इसके लिए ग्रेन्स पुलिस हुआ करती थी जो देखती थी कि काम सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। और अगर कोई अनाज की होर्डिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसे स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता था। लेकिन जब दोस्तों लुइस 16 हुक्मरान बने, इन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया एक रॉबर्ट टुर्गेट नाम के आदमी को। ये एडम स्मिथ के बड़े करीबी दोस्त थे, जिनकी आइडियालॉजी थी हुकूमत को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी चीज में भी। यही आइडियालॉजी रॉबर्ट टुर्गेट ने भी लगाई अपने फ्रांस में। इस वक्त में सितंबर 1774 में टुर्गेट ने कुछ नए फार्म लॉज पास, जिन्हें आप ब्लैक फार्म लॉज भी कह सकते हो, क्योंकि इन कानूनों ने बेसिकली हुकूमत की इंटरफेरेंस हटा दी। अब जो ग्रेन मर्चेंट्स थे वो अनाज को खरीद सकते थे और अपना होल्ड बैक करके रख सकते थे और एक बड़े दाम पर बेच सकते थे, जिसकी वजह से अनाज का दाम ऊपर चला गया और खाने का दाम बढ़ गया। बहुत बुरे तरीके से इन्फ्लेशन देखने को मिली और मुल्क में बगावतें शुरू होने लग गईं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि टुर्गेट का अटेंशन यहाँ पर गलत था। बस बात ये थी कि इन्हें सही में ऐसा लगता था कि अगर हुकूमत की इंटरफेरेंस हटा दी जाएगी तो ये एक अच्छी चीज होगी आम आवाम के लिए। लेकिन जब ये चीज सक्सेसफुल ना हुई तो टुर्गेट ने कहा कि हमें नोबेल्टी पर और कलरगी पर भी टैक्स लगाना चाहिए ताकि अपने मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर किया जा सके। लेकिन दोस्तों ऊपर हुकूमत में बैठे नोबेल्टी और कलरगी ऐसा क्यों होने देते? टुर्गेट को अपनी फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया 1776 में। दोस्तों 1776 वही साल था जिस साल में अमेरिका को आज़ादी मिली। अमेरिका में जो रेवोल्यूशनरी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको सपोर्ट किया आज़ादी दिलवाने में फ्रांस के किंग लुइस 16 ने, जिसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये था कि अमेरिका भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और फ्रांस और ब्रिटेन उस वक्त में दुश्मन हुआ करते थे। तो फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी दिलवाने में मदद की, क्योंकि उसका मतलब था कि बेसिकली ब्रिटेन एरिया को छोड़कर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा करने में बहुत खर्चा उठाना पड़ा फ्रांस को। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान एक और जंग हो गई, एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑफ 1778 टू 1783। दोस्तों जो कर्ज था फ्रांस के ऊपर वो और भी ज्यादा बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और टैक्सेस। और ऐसे वक्त में बादशाह अपने लिए एक आलीशान महल बनवा दे तो कैसा लगेगा आवाम को? एग्जैक्टली किंग लुइस ने ऐसा ही किया। वर्साइल शहर में एक बड़ा सा पैलेस था, उसमें ढेरों पैसे स्पेंड किए गए उसकी मेंटेनेंस के लिए और किंग की अयाशी के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि किंग लुइस अकेले ही नहीं थे अपने खानदान में ऐसा करने वाले। उनकी बीवी मैरी एंटोनियट उनसे भी बड़ी अयाश थी। दुनिया भर की अयाश लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो टॉप पर उस लिस्ट में नाम हमेशा मैरी एंटोनियट का आएगा। इतनी बड़ी अयाश थी कि हर साल 300 कपड़ों के जोड़े बनवाती थी। इन सब बातों की वजह से लोगों में नफरत फैल गई किंग लुइस के खिलाफ और ये गुस्सा रेवोल्यूशन में बदलता चला गया और एज ऑफ इनलाइटमेंट ने ये डायरेक्शन लोगों को दिखाई। उस वक़्त के फिलासफर ने, उस वक़्त के न्यूज़पेपर्स ने और उस वक़्त की किताबों ने सब इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे थे कि कैसे बादशाह डिजर्व नहीं कर, कैसे लोगों में इक्वालिटी होनी चाहिए। जो इलिटरेट लोग थे उस वक़्त के, वो भी उन आइडियाज़ को सुनने लगे, अपने आप से दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। लोग उस वक़्त लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी के नारे लगाने लगे और यही आज के दिन तक फ्रांस का नेशनल मोटो भी है। किंग लुइस ने सोचा क्या करना चाहिए यहाँ पर लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए। उन्होंने स्टेट जर्नल्स को इन्वॉल्व करना चाहा, जो कि एक गवर्नमेंट की तरह की बॉडी थी, जो एडवाइजरी बॉडी थी। लेकिन क्लर्गी का एक वोट, नोबेल्टी का एक वोट और बाकी 98% आम आवाम का एक वोट, टोटल में 3 वोट हो गए। और जब भी कोई फैसला लेने का वक्त आता, नोबेल्टी और क्लर्गी साथ मिलकर अवाम के खिलाफ वोट करते। कोई भी फैसला यहाँ पर नहीं लिया जा सकता था। अवाम ने हर इंसान के वोट का हक मांगा, जिसे बादशाह ने सीरियसली नहीं लिया। आम अवाम ने अपना खुद का स्टेट जर्नल बनाना चाहा, जिसमें हर इंसान का इक्वल वोट हो। इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी। 17 जून 1789 को नेशनल असेंबली की डिक्लेरेशन हुई। इन्होंने कहा जब तक हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते फ्रांस के लिए, तब तक हम नहीं रुकेंगे।
एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हर आदमी को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वालिटी हो सही मायनों में मुल्क में। कुछ लिबरल लोग क्लर्की और नोबेलिटी के वो भी इसमें मिल गए। बादशाह ने मारे जाने के खौफ से 27 जून 1789 को इस असेंबली को एक्नॉलेज कर लिया और कहा ठीक है, आज के बाद नेशनल असेंबली नई हुकूमत के तौर पर होगी। तो इस नेशनल असेंबली हॉल में लेफ्ट साइड पर थर्ड स्टेट के लोग थे, आम आवाम जो ये रेवोल्यूशन लेकर आए थे। ये लेफ्ट विंग में बैठते थे नेशनल असेंबली के, और दूसरी साइड में राइट विंग में बैठते थे क्लर्की और नोबेलिटी जो मोनार्की के सपोर्टर्स थे। यहाँ से ही लेफ्ट विंग और राइट विंग का कंसेप्ट आया। इसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि एक अफवाह फैलने लगी कि हमारे बादशाह किंग लुइस हमला करने वाले हैं नेशनल असेंबली पर। यह अफवाह सुनकर लोग वायलेंट होने लगे और मुल्क में फसाद होने लगे और लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट पर 14 जुलाई को अटैक किया। वो उम्मीद कर रहे थे कि इन्हें वहां पर गन पाउडर और हथियार मिलेंगे ताकि वो अपनी रेवोल्यूशन कर सकें। वहां पर 7 प्रिजनर्स मिले जिन्हें आज़ाद कर दिया गया और 14 जुलाई को इस इवेंट की वजह से आज के दिन नेशनल डे ऑफ फ्रांस मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये पहली चिंगारी थी। बाकी लोग भी इससे मुतासर होने लगे और जब टैक्स कलेक्टर्स आते तो किसानों ने टैक्स पे करने से इनकार कर दिया और डंडे मारकर भगाना शुरू कर दिया। कई नवाब लोग मुल्क छोड़कर भागना शुरू हो गए बाकी यूरोपीय मुल्कों में, क्योंकि उस वक्त बाकी यूरोप में मोनार्की एग्जिस्ट करती थी। 9 जुलाई 1789 को एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई नेशनल असेंबली से, और 26 अगस्त को इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन एक डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया। ये पहली कोशिश थी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बेस पर बनाया गया था, जिस पर बादशाह ने साइन करने से इनकार कर दिया। 5 अक्टूबर 1789 को एक और चंगारी उठी। इकोनॉमिक हालत अभी भी बहुत खराब थी। 5 अक्टूबर को हजारों औरतें साथ मिलकर पेरिस में मार्केट में इकट्ठी हो गई और मुल्क की इकानमी की हालत को बेहतर करने के लिए जल्दी से जल्दी तब्दीली लानी पड़ेगी। ये हजारों औरतें 6 घंटे तक पैदल चलकर 13 किलोमीटर दूर वार्सल के पैलेस तक गईं। कुछ आदमी और सोल्जर्स भी इनके साथ मिल गए। इस इवेंट को कहा जाता है मार्च ऑफ वर्साइल्स। बादशाह ने इतनी औरतें देखकर खौफ से डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। यहाँ से ही औरतों ने इक्वल राइट्स की डिमांड की नेशनल असेंबली में। 1791 में इलेक्शन बुलाई गई और 1792 में मोनार्की को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक मुल्क बन गया। बादशाह और इसकी बीवी को पहले तो जेल में रखा गया, बाद में फांसी की सजा दी गई और बादशाह और मलका का गला काट दिया गया। और यहाँ पर हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी खत्म और फ्रांस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मुल्क बन गया जहां पर सब लोग बराबर थे। कंप्लीट इक्वालिटी देखने को मिली फ्रांस में। लेकिन दोस्तों, रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बहुत खून खराबा हुआ। बहुत ही बेरहमी से यहाँ पर नोबल्स का, क्लर्की का कत्ल किया गया। लोग बहुत वायलेंट थे। रेवोल्यूशनरीज में भी इख्तलाफात पाए जाते थे। रॉबिस्फेयर जो कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने जिन जिन पर मोनार्की की सपोर्ट का शक तक था, इन सब को कत्ल कराना शुरू कर दिया। बहुत लोगों को मारा गया और इस पीरियड को बुलाया जाता है रीजन ऑफ टेरर। और फिर रॉबिस्फेयर को भी किसी दूसरे ग्रुप ने मार डाला। बहुत सारा खून खराबा हुआ और इकोनॉमी हालत भी मुल्क की कुछ तब्दील नहीं। 1799 को जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने हुकूमत खुद संभाली और फ्रांस पर अपना कब्जा जमाया और कुछ साल बाद बन गए फ्रांस के नए बादशाह। लेकिन ये पिछली बादशाहत के निज़ाम से कुछ मुख्तलिफ थे। वो एक डिक्टेटर जरूर थे, लेकिन एक सेकुलर डिक्टेटर थे। उनके दौर में चर्च की पावर कम होती चली गई और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। ऊपर से आपको लगेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी फेलियर थी, क्योंकि यहाँ पर वही बादशाहत का निज़ाम एक बार फिर आ गया था। लेकिन रियलिटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज ने एक बहुत बड़ा असर डाला है बाकी यूरोपीय ममालिक पर और बाकी दुनिया पर। इन आइडियाज को दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।